Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा जो पाठ्यक्रम है उसका शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वह है अध्याय संख्या 16 और इसका शीर्षक है व्यक्ति के साथ अतिचार। व्यक्ति के साथ अतिचार, तो यहाँ दो शब्द जो मुख्य रूप से आते हैं वह है अतिचार, और जब यह अतिचार किसी व्यक्ति के साथ किया गया हो तब इसे हम एक विशेष अपकृत्य के रूप में देखते हैं और इसे हम व्यक्ति के साथ अतिचार के रूप में जानते हैं। यहाँ व्यक्ति का अर्थ व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी दैहिक स्वतंत्रता, उसके साथ किया गया हस्तक्षेप होता है। जब इस तरह के हस्तक्षेप, बाधा या किसी तरह का व्यवधान जब आप किसी की दैहिक स्वतंत्रता के साथ करते हैं तो यह निश्चित रूप से एक दोषपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर, अपनी दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार है। यहाँ तक कि संविधान भी इस बात की अनुमति देता है कि हम अपने शरीर की रक्षा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 जो संविधान की एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसके अंतर्गत भी आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जाती है। यही नहीं, अगर आप हमारी दंड विधि को देखें, जो भारतीय दंड संहिता है उसको देखें, तो वहाँ भी आप देखते हैं कि कई ऐसे प्रावधान हैं जो आपको यह अनुमति देते हैं कि आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके शरीर के साथ कोई हस्तक्षेप करता है और उसने अगर कोई अपराध कारित किया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी सिविल विधि है, इस सिविल विधि में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर के साथ कोई व्यवधान हुआ हो, कोई हस्तक्षेप हुआ हो, तो उसमें उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह एक वाद दायर करे और अपने हानि के लिए प्रतिकर की मांग करे। अब हम इसकी तुलना अगर करें कि यह जो अधिकार है और इस तरह के जो दोषपूर्ण कार्य हैं, इनकी मान्यता कैसे चली आ रही है और किस तरह के इसमें बदलाव हुए हैं, अगर हम इसको देखना चाहें तो हम निश्चित रूप से पाते हैं कि अभी का जो हमारा वर्तमान समय है, इसमें या तो हमारी संपत्ति या तो हमारा शरीर, इससे हम किसी भी तरह का जो बाहरी हस्तक्षेप है वह बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब भी किसी गलत इरादे से हमारे शरीर या हमारी संपत्ति के साथ कोई हस्तक्षेप किया जाता है और हमें अगर कुछ नुकसान होता है तो हम निश्चित रूप से उसके लिए एक प्रतिकर की मांग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जहां किसी व्यक्ति के दूसरे की संपत्ति और शरीर में गलत हस्तक्षेप से सार्वजनिक या निजी तौर पर नुकसान हुआ है, तो आम बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं कि यह एक अत्याचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि अत्याचार नाम से तो कोई अपकृत्य नहीं है, लेकिन यह वास्तव में एक अतिचार है और इसे सही नहीं माना गया है। दूसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अगर सीधे तौर पर जानबूझकर कोई गलत कार्य किया गया है तो वह अतिचार की श्रेणी में आता है। यहाँ यह आवश्यक है देखना कि यह जो कार्य किया गया है वह जानबूझकर किया गया है। इस गलत कार्य को जानबूझकर किया गया है और यह स्वेच्छा से किया गया है। तो जो स्वेच्छा शब्द है, इसको अगर हम समझे तो यहाँ आपने जो किया वह किसी अन्य के दबाव में या किसी
अन्य कारण से नहीं किया, यह आपने अपनी इच्छा से किया, यह स्वैच्छिक कार्य था और आपने एक गलत दोषपूर्ण कार्य किया है। तो इस तरह के कृत्य के लिए आप निश्चित रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने चाहिए। तो हम जब इस तरह के अतिचार को देखते हैं, अतिचार एक व्यापक शब्द है, इसमें कई तरह के अतिचार होते हैं। संपत्ति के साथ अतिचार होता है, शरीर के साथ अतिचार होता है। इवन जब संपत्ति के साथ अतिचार होता है तब भी हम देखते हैं कि इसके कई प्रकार हैं, कि यह भूमि के साथ हो सकता है, यह किसी वस्तु के कब्जे के साथ भी हो सकता है, किसी का सामान छीन लेना, किसी का वस्तु छीन लेना। इसी तरह से जब हम इस अतिचार को शरीर के संबंध में देखते हैं तब भी यह कई प्रकार के होते हैं। लेकिन व्यापक रूप से जब हम अतिचार की बात करते हैं तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है वह होता है इरादा, कि आपने इस खास इरादे के साथ यह कार्य किया, यह दोषपूर्ण कार्य किया। जब हम इस अतिचार को देखते हैं तो इसको, जैसा मैंने कहा, कि दो प्रमुख भागों में हम बांटते हैं, व्यक्ति के प्रति अतिचार, संपत्ति और माल का अतिक्रमण। आज के इस चर्चा में हम व्यक्ति के शरीर के लिए जो अतिचार होता है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे और उसकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। व्यक्ति के प्रति जो अतिचार होता है उसमें यह देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर के साथ किसी गलत इरादे के साथ कोई अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है, जो या तो उसकी शारीरिक क्षति पहुंचाता है या बल प्रयोग की आशंका होती है जिससे कि वह शारीरिक क्षति हो। इस तरह के जो शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले या आशंका उत्पन्न करने वाले जो कृत्य होते हैं, इनमें यह देखा गया है कि यह कई भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और यह जो अतिचार है इसे हम सामान्य रूप से व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अतिचार मानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेसपास टू पर्सन भी कहते हैं। तो इस ट्रेसपास टू पर्सन में जब हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के साथ जब एक अतिक्रमण किया गया और यह एक अपकृत्य है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा होते रहता है, कई जगहों पर होते रहता है, कई बार जानबूझकर होता है, कई बार अनजाने में होता है, जिसको हम समझते हैं कि यह अपकृत्य ही है। लेकिन अगर वहां इरादा नहीं है, वहां करने का यह आशय नहीं है, तो बचाव भी मिलता है प्रतिवादी को। लेकिन मूल रूप से किसी व्यक्ति के शरीर के साथ जब अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है या वास्तविक नुकसान पहुंचाकर या केवल बल प्रयोग की आशंका पैदा करके ऐसा किया जा सकता है। इसके कई प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें इस अतिचार की अगर परिभाषा को देखना हो तो हम यह पाते हैं कि इस परिभाषा में आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा और उसके स्वयं के शरीर के संबंध में आत्मनिर्णय के प्राथमिक नागरिक अधिकार में हस्तक्षेप, तो महत्वपूर्ण बात यहाँ हस्तक्षेप है। यह एक दोषपूर्ण कार्य है, यह एक कृत्य है। अब कब यह दोषपूर्ण बनता है, यह कृत्य, वह देखना आवश्यक है, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न हो। अब यहाँ उसकी ग्रेविटी का प्रश्न नहीं उठता है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, यह तो छोटी सी घटना है, इसमें आपको कोई ऐसी बड़ी नुकसान की संभावना नहीं है या नहीं हुआ है, तो आप इसको अपकृत्य नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ घटना का छोटी या बड़ी होना, मामूली या विशेष होना, यह आवश्यक नहीं है। चाहे घटना कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह एक अपकृत्य हो सकती है, आप उसके लिए वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही एक कारण है कि घटना छोटी या बड़ी का जो भेद है, इसी के आधार पर हम लोगों की जो मानसिकता है, भारत में रहने वाले लोगों की जो मानसिकता है, उसके आधार पर ही हम इस निष्कर्ष पर कई बार पहुंचते हैं कि भारत में अपकृत्य के जो वाद हैं वह कम दायर किए जाते हैं बनस्पत जो विदेशों में किए जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि भारत में कम वाद दायर किए जाते हैं अपकृत्य को लेकर और विदेशों में बहुत ज्यादा? इसके पीछे मूल कारण यही है कि हम हमेशा इस बात में ध्यान देते हैं कि यह घटना कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है।
छोटी घटनाओं को हम नज़रअंदाज करते हैं। इसको हम बोलते हैं टॉलरेंट नेचर। जो हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारा जो नेचर है, यह माना जाता है कि हम अपने में बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं, सहनशील हैं। तो हम कई बार सहन कर लेते हैं ऐसी बातों को, और हम किसी कानूनी प्रक्रिया में न जाकर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कई बार हम सड़क पे चलते हैं और चलते हुए भी ऐसा होता है कि कई बार जानबूझकर इरादतन कोई आपको कंधे से धक्का देते हुए निकल जाता है। आपको पता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन चूंकि उस समय आपको उससे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो आप क्या करते हैं? आप सीधे रास्ते निकल जाते हैं। फिर आप उस बात को भूल जाते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप अपने नागरिक अधिकारों को लेकर उतने सतर्क नहीं हैं जितने कि लोग विदेशों में हैं। अगर आप विदेश में अगर किसी व्यक्ति के कंधे को जानबूझकर इरादतन अगर आप धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वह व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों को लेकर सतर्क है, तो वह आपके विरुद्ध एक वाद दायर करेगा और आपसे प्रतिकर की मांग करेगा और कहेगा कि आपने यह अपकृत्य किया है, आपका जो कृत्य था वह दोषपूर्ण था और आप उत्तरदायी हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं करते हैं। तो इस परिभाषा में आप इसको अवश्य ध्यान से देखें कि यह जो लाइन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके नागरिक अधिकारों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो सतर्कता होनी चाहिए, उसको भी इंगित करता है, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न हो। व्यक्ति के प्रति अतिचार माना जाएगा तो यह अतिचार है, चाहे वह छोटी हो घटना या कोई बड़ी घटना हो। अतिक्रमण जानबूझकर या लापरवाही से किया जा सकता है। तो मूल सिद्धांत यहाँ यह है और निर्विवाद कानून यहाँ पर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वह अनुलंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह अनुलंघनीय है। अगर आप ऐसा करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने एक दोषपूर्ण कार्य किया है। अब हम किसी व्यक्ति के ऊपर जो अतिक्रमण होता है, जो अतिचार होता है, इसको अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमला, दूसरा बैटरी, तीसरा झूठा कारावास। इन तीनों में व्यक्ति के शरीर के साथ हस्तक्षेप होता है। कहीं उसके शरीर को चोट पहुंचाई जाती है, कहीं उसके शरीर को चोट पहुंचाने की आशंका उत्पन्न की जाती है, कहीं उसकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन होता है, उसका अतिक्रमण होता है। तो इन 3 तरह के जो अतिचार हैं वह शरीर के विरुद्ध अतिचार में आते हैं। तीसरा अतिचार जो झूठा कारावास का अतिचार है, चूंकि यह थोड़ा सा अलग तरह का अतिचार है, व्यक्ति के शरीर के साथ ही किया गया अतिचार है, लेकिन इसके विषय में हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां दैहिक स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप का मामला है। तो चूंकि दैहिक स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप का मामला है, इसमें संवैधानिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, तो इसकी चर्चा अलग से करनी आवश्यक है। इसीलिए हम इसकी चर्चा एक अलग अध्याय में ही करेंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से जो 2 शरीर के विरुद्ध किए गए अतिचार हैं, जो हमला है और बैटरी है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में भी कि हमला ऐसी प्रकृति का कोई भी कार्य जिसे बैटरी की आशंका पैदा होती है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि बैटरी फिर क्या है। तो वादी के व्यक्ति या उससे जुड़ी और व्यावहारिक रूप से उससे जुड़ी किसी भी चीज के साथ जानबूझकर या बिना अनुमति संपर्क। और झूठा कारावास होता है गैर कानूनी बाधा या रोकथाम से स्वतंत्रता का अभाव। तो एक एक करके हम ये जो 3 में से 2 व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध किए गए अतिचार हैं, हमला और बैटरी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब व्यक्ति के प्रति किया गया जो अतिचार है,
इसमें जो इरादे की प्रासंगिकता है उसको भी समझना आवश्यक है। जब हम देखते हैं कि पहले के जो कानून थे उनके अंतर्गत जब भी किसी व्यक्ति द्वारा सीधे और तत्काल बल प्रयोग से चोट पहुंचाई जाती है तो वादी लापरवाही का आरोप लगाए बिना प्रतिवादी पर अतिचार का मुकदमा कर सकता है, जबकि यदि चोट थी केवल परिणाम स्वरूप उसे मामले में मुकदमा करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि इरादे का जो महत्व है वह बहुत ही बढ़ जाता है किसी भी अतिचार के मामले में, कि किस इरादे के साथ यह कृत्य किया गया था। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप जानबूझकर वह कार्य नहीं कर रहे हैं, आपने गलती से ऐसा कार्य कर दिया गया है, तो क्या ऐसे में आपको दोषी मानना चाहिए? जैसे कई बार आपको ज्ञान नहीं होता है कि जिस स्थान पर आप प्रवेश कर रहे हैं या जिस मार्ग पर आप जाने वाले हैं या जा रहे हैं उस पर अनुमति नहीं है, ऐसा आपने इनोसेंटली कर दिया है, तो क्या माना जाएगा कि आपने कोई दोषपूर्ण कार्य किया है, कोई अतिचार किया है? जैसे मान लीजिए गलती से ही कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के शरीर को स्पर्श कर देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए एक जम्हाई आती है और आप जम्हाई एक अंगड़ाई लेते हैं और आप अंगड़ाई में ऐसे करते हैं और उसमें एक पीछे व्यक्ति खड़ा है, उसके गाल पे या उसकी आंख में हल्की सी चोट आ जाती है। अब यहां आपका जो आशय है वह कहीं से भी किसी व्यक्ति को स्पर्श करना या उसे कोई क्षतिकारित करना बिल्कुल नहीं है। यह एक स्वाभाविक दैहिक क्रिया थी जिस पर आपका भी कई बार कंट्रोल नहीं होता है, कि आपको एक जम्हाई आई और आपका हाथ अचानक से ऐसे उठता है और पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके शरीर से स्पर्श होता है। अगर वह व्यक्ति जो पीछे खड़ा है जिसके शरीर से यह स्पर्श हुआ है, अगर वह आपके विरुद्ध कोई वाद लाता है और आपके कृत्य को दोषपूर्ण कृत्य मानते हुए प्रतिकर की मांग करता है, तो क्या यह उचित है? यह एक प्रश्न है। तो यहां क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मेरा कृत्य था, जो मैंने किया, वह किस आशय से किया, मेरा इरादा क्या था? मेरा इरादा क्या आपके शरीर को स्पर्श करना था? तो उत्तर होगा नहीं, मेरा इरादा आपके शरीर को स्पर्श करना था नहीं। हो सकता है मैंने आपको देखा भी ना हो कि आप वहां खड़े हैं, इसकी कोई पूर्व कल्पना भी ना हो कि आप वहां खड़े हो सकते हैं, और आपका शरीर स्पर्श हो गया। तो मात्र इस स्पर्श के लिए अगर आप मुझे उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं तो यह कहीं से भी उचित नहीं होगा। जब व्यक्तिगत चोटों के लिए कार्रवाई को अतिचार माना जाता है, और कई बार ऐसे भी मामले आते हैं जहां परिणामी क्षति होती है, जो प्रत्यक्ष क्षति होती है या परिणामी क्षति होती है, तो हमें उसमें भी देखना होगा कि यह क्षति किस तरह की क्षति हुई है इस तरह की कार्रवाई में। कई बार सीधे एक चोट लगी, कई बार वह चोट दिखी नहीं, लेकिन उस चोट की वजह से उसके परिणाम स्वरूप कुछ अन्य नुकसान होता है। इसी वजह से इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आज के समय में कि क्या यह अतिक्रमण किस तरह से किया गया है, जानबूझकर किया गया है या अनजाने में किया गया है। अगर यह अतिक्रमण जानबूझकर किया गया है तो निश्चित रूप से आपका जो कृत्य है वह दोषपूर्ण कृत्य है। अगर यह जानबूझकर नहीं किया गया है तो माना जाएगा कि आपने कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं किया है। तो इरादा यहाँ एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है और इसकी एक प्रासंगिकता बनती है। अब इसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए हम एक वाद का सहारा लेते हैं। यह वाद था लेटिंग वर्सेस कपूर। इस लेटिंग वर्सेस कपूर में लॉर्ड डेनिंग ने निर्णय दिया था। इस वाद में ऐसा हुआ था कि जो प्रतिवादी थे उनकी लापरवाही से जो वादी श्रीमती लेटिंग थी उनके ऊपर एक कार चढ़ गई। जब यह कार चढ़ गई तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ चोट लगी, नुकसान हुआ, और ऐसा तब हुआ जब वह धूप में आराम कर रही थी घास पर और अपने आप को धूप से सेक रही थी। तो घास पर लेटकर अपने आप को धूप से सेकती हुई एक महिला के ऊपर जब इस प्रतिवादी ने कार चढ़ा दी तो उस वादी ने उस व्यक्ति के विरुद्ध अतिचार का एक मुकदमा दायर किया, क्योंकि लापरवाही का जो दावा था
हाँ, ये अलग बात है कि जो दावा किया गया इस मामले में वह समय बाधित था, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति अत्याचार का कोई अपकृत्य किया गया हो जिसमें उस व्यक्ति के साथ गलत तरीके से कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुआ हो, क्योंकि यहाँ गाड़ी सीधे उसको स्पर्श कर रही है, यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो रहा है। तो पारंपरिक रूप से इसमें जानबूझकर और लापरवाही पूर्वक दोनों तरह के कार्य शामिल हैं, ऐसा तथ्य है। तो तथ्य के आधार पर हम देखते हैं कि एक महिला जो लेटी है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी, उसको चोट लगती है, तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर या लापरवाही पूर्वक ऐसा कार्य किया गया है। लेकिन जब न्यायालय ने इन तथ्यों को परखा और पाया, इसमें 3 जज थे, लॉर्ड डेनिंग एमआर, डिप्लॉक एलजे और डेनकवर्ट्स एलजे। इन्होंने सर्वसम्मति से यह कहा कि चूंकि जो प्रतिवादी का कार्य था वह जानबूझकर नहीं था, हाँ लापरवाही थी वहां, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये 2 बातें होती हैं जिनका देखना आवश्यक होता है कि जानबूझकर है, लापरवाही के साथ है, या दोनों के साथ है, या दोनों नहीं है। तो ऐसी कोई भी संभावना हो सकती है किसी भी बात के तथ्य में। तो यहां यह पाया गया तीनों जजों के द्वारा कि जो कार्य था प्रतिवादी का वह जानबूझकर न होकर वह लापरवाही का मामला था। इसीलिए जो लापरवाही से किया गया मामला था और उसमें जो नुकसान हुआ उसके लिए जो दावा किया गया था, तो उसकी सीमाएं जो थी वह अलग थी। लापरवाही के नुकसान के लिए जो दावा आप कर सकते थे उसके लिए जो सीमाएं थीं, उनके लिए जो कानून था, तो यह दावा उनसे बाहर था, टाइम बार्ड था। यहाँ लॉ ऑफ लिमिटेशन जो उससे रिलेटेड था, नेग्लिजेंस लापरवाही से की गई कोई घटना और उससे जो आपको क्षति हो रही है, तो उसका जो लिमिटेशन था वह पूरा हो चुका था, तो टाइम बार्ड था ये। इसी वजह से इस मामले में ऐसा ये कहा गया कि जो यहाँ जो वादी थे वह अपनी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे, और इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उनका दावा देर से आया है, क्योंकि जिस प्रारंभिक मामले को लेकर वह आए थे वह प्रारंभिक मामला न होकर यह कोई अन्य मामला था। यह अत्याचार का मामला नहीं बनता है, निश्चित रूप से यहाँ लापरवाही से किया गया कोई कार्य है वह बनता है, क्योंकि इरादतन है नहीं, जानबूझकर किया नहीं गया है। तो लापरवाही से किए गए कार्य के लिए अगर आपको कोई प्रतिकर चाहिए, उसके लिए जो आपको वाद लाना है उसके लिए एक निश्चित समय सीमा है, आप उसके बाद आए हैं, तो इस वजह से आप अपने नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिकर की मांग नहीं कर सकते हैं, यह टाइम बार्ड है। अब ये जो निर्णय हुआ इसका प्रभाव क्या हो रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस मामले का प्रभाव यह हुआ कि व्यक्ति पर अतिक्रमण के लिए कार्रवाई अब केवल जानबूझकर अपकृत्य के लिए ही की जा सकती है। कि व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो इसमें जानबूझकर किया जाना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह होता है कि वहां आपका इरादा, आपका आशय होना चाहिए कि आप इस तरह का कृत्य करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं। अगर यह जानबूझकर नहीं किया गया है, किसी अन्य कारणों से किया गया है, तो यह व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार का मामला नहीं बनेगा। इस निर्णय का यह प्रभाव हुआ इस तरह की विधि के ऊपर, जैसे कि हमला हो, बैटरी हो, झूठी कारावास हो, भूमि या संपत्ति पर अतिक्रमण हो, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के जो अत्याचार हैं उसमें इस इरादे का महत्व दर्शित होता है इस निर्णय के बाद। तो एक दावेदार व्यक्ति अपने शरीर को हुए नुकसान की जब वसूली करना चाहता है, या संपत्ति जो उस प्रतिवादी की लापरवाही भरी हुई कार्रवाई या उसके कृत्य के कारण हुई है, तो उसे लापरवाही के अपराध के सभी तत्वों को साबित करना होगा। और कई बार हम देखते हैं कि जो लापरवाही से किए गए जो कृत्य होते हैं, नेग्लिजेंटली जो कृत्य किए जाते हैं, वह आपराधिक विधि में भी आते हैं और सिविल विधि में भी आते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें आपको यह समझना आवश्यक है कि जो ये इरादा है, इस निर्णय के बाद, जो लेटिंग वाला निर्णय था, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका एक प्रभाव होता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं वह
होते क्या हैं, एक एक करके इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बैटरी, जिसको हम बैटरी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम संप्रहार कहते हैं, इसको समझना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बिना विधिपूर्ण औचित्य के साथ और एक इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है तो उसे संप्रहार कहते हैं। कि आपने कोई बल का प्रयोग किया, जिसको हम फोर्स कहते हैं। भारतीय दंड संहिता में भी यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एक तरह का अपराध होता है। यहां यह संप्रहार है। अब यह संप्रहार होता क्या है? जो बैटरी होती है, किसमें आप एक बल का प्रयोग करते हैं, और बल का जो प्रयोग करते हैं वह साशय करते हैं, इंटेंशन के साथ करते हैं, इरादे के साथ करते हैं, जिसे हमने कहा पहले जानबूझकर करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के साथ करते हैं तो यह माना जाता है कि यह उस व्यक्ति के शरीर के साथ एक अनधिकृत हस्तक्षेप है, और इस तरह के हस्तक्षेप के लिए आप उत्तरदायी होंगे। उदाहरण के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि जो आपने वह बल का प्रयोग किया है वह अपने शरीर के ही किसी अंग से आप करें। आप किसी वस्तु को फेंक कर भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी वस्तु को फेंका और उस व्यक्ति के शरीर को वह वस्तु स्पर्श कर रही है तो ऐसा माना जाएगा कि आपने बल का प्रयोग किया है। स्पर्श मात्र को माना गया है कि आपने बल का प्रयोग किया गया है। अब यहां बल का कोई क्वांटम नहीं होता है कि बल कितना था, बल कितना शक्तिशाली था, या बल शक्तिशाली नहीं था, बल कम था, ऐसा नहीं देखा जाता है। चाहे आपने कम, बहुत ही कम, आपके हिसाब से वह कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कोई चोट कारित हो किसी को, आपने मात्र स्पर्श किया, उस स्पर्श को भी माना जाता है कि यह एक बल है, अगर यह साशय किया गया है, इंटेंशन के साथ किया गया है। जैसा मैंने कहा, किसी के शरीर पर पत्थर फेंक देना, तो यहां आपको लगेगा कि हाँ पत्थर था। पत्थर में भी आप देखेंगे कि भारी पत्थर था या हल्का पत्थर था, छोटा पत्थर था, बड़ा पत्थर था, इसका कोई अर्थ होता नहीं है। पत्थर पत्थर है, वह छोटा कंकड़ भी क्यों ना हो, अगर आपने फेंका, स्पर्श हुआ तो माना जाएगा कि यह अतिचार है। एक कागज का टुकड़ा भी अगर आपने इस आशय के साथ फेंका है तो उसको भी माना जाएगा कि यह एक अतिचार है। यहां तक ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप जानबूझकर किसी के ऊपर थूक देते हैं, स्पिटिंग। तो जब आप किसी के ऊपर थूकते हैं तो जब थूक उस व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करता है तो जैसे ही स्पर्श हुआ तो माना जाएगा कि आपने बल का प्रयोग किया, यह साशय था और उस व्यक्ति के शरीर के साथ एक हस्तक्षेप हुआ जिसका आपको कोई अधिकार नहीं था और आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर कोई सामान है, अगर आप उसे जबरदस्ती छीनने का प्रयास करते हैं, छीनते हैं, तो वहां भी यह माना जाएगा कि एक तरह का स्पर्श हुआ, जबकि आपने उस व्यक्ति को नहीं स्पर्श किया, उस वस्तु को स्पर्श किया। लेकिन चूंकि वह वस्तु उस व्यक्ति के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, उसके स्पर्श में थी, तो यह माना जाएगा कि आपने उस व्यक्ति के शरीर के साथ ही हस्तक्षेप किया है, ना कि उस वस्तु मात्र के साथ हस्तक्षेप किया है। एक और इसमें होता है कि किसी अन्य व्यक्ति पर गर्मी, प्रकाश, शोर या वाष्प प्रक्षेपित करना ताकि शारीरिक चोट या व्यक्तिगत परेशानी हो। अब किसी व्यक्ति के ऊपर गर्म हवा छोड़ देना, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रकाश, हस्तक्षेप माना जाएगा कि आप बार बार अगर ऐसा इरादतन अगर आप कर रहे हैं उस व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कई बार लेजर से या किसी लेंस से अगर आप किसी लाइट को किसी व्यक्ति के शरीर पर करें तो उससे भी एक ऊष्मा का सृजन होता है और उस व्यक्ति के जलने का खतरा बन जाता है। तो यहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ उसके ऊपर एक प्रकाश किरण भेजी थी, लेकिन वह प्रकाश किरण किसी खास इरादे के साथ भेजी गई थी। वह इरादा क्या था? उस व्यक्ति के शरीर के साथ हस्तक्षेप, उस व्यक्ति के शरीर को कोई नुकसान पहुंचाना, उसको कोई चोट कारित करना। तो यहां सिर्फ ये कहना कि यह सिर्फ गर्म हवा थी, यह सिर्फ वाष्प था, यहां सिर्फ लाइट थी, तो इसलिए मेरा जो कृत्य है वह दोषपूर्ण कृत्य नहीं है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा।
यहां जब आप किसी के ऊपर आप पानी फेंक देते हैं किसी के ऊपर, लेकिन अगर आपने किसी इरादे के साथ ये पानी फेंका है कि उसको शरीर को चोट कारित करनी है, तो माना जाएगा कि यह एक अतिचार है। अब यहां आपको समझने का प्रयास करना होगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम पानी, जैसे एक त्योहार है जो हम मनाते हैं, होली का त्योहार, उस होली के त्योहार में हम एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, तो वहां भी हम अपने किसी एक मित्र के ऊपर रंग डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन वहां उस रंग डालने का, पानी डालने का जो आशय है वह भिन्न है। वहां आपका इरादा उसके चोट को, उसके शरीर को किसी तरह से चोट कारित करना नहीं है, उसके शरीर के साथ किसी तरह का ऐसा हस्तक्षेप नहीं करने का है जिससे कोई नुकसान हो। तो यहां यह माना जाएगा कि यह जो कृत्य था वह आपसी मनोरंजन के लिए किया गया कृत्य था, यह कोई अपकृत्य नहीं हो सकता है। कई बार आप जब किसी सैलून में जाते हैं और वहां पर आपको स्टीम दिया जाता है, तो वहां भी आपको स्टीम दिया गया, आपके शरीर के साथ वह स्टीम जो है स्पर्श में आई, किसी व्यक्ति ने दिया, लेकिन आशय क्या है? वहां वह स्टीम आपके शरीर के अंग को अच्छा करने के लिए या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया है। लेकिन अगर किसी अन्य स्थान पर उस तरह के स्टीम का प्रयोग किसी व्यक्ति के शरीर को चोट पहुंचाने के लिए इरादतन किया जाता है कि इस व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाई जाए, तो यहां यह माना जाएगा कि यह अतिचार हुआ है, आपने अपकृत्य किया है। तो इस अंतर को समझना होगा, तो आशय यहां महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। कई बार ऐसा आप चिल्लाकर भी कर सकते हैं उसके कानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि आप जानबूझकर किसी के कान में इतनी तेज आवाज के साथ चिल्लाएं जिससे उसके कानों को क्षति पहुंचे। तो इस ध्वनि को भी यहां माना गया है कि चूंकि वह ध्वनि शरीर के स्पर्श में आ रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि यह एक संप्रहार है, आपने हमला किया है। अब हमें देखना होगा कि इस जो संप्रहार के जो तत्व होते हैं, इसकी जो अनिवार्यताएं होती हैं वह क्या है। तो संप्रहार के जो तत्व हैं, जो अनिवार्यताएं हैं, वह हैं एक भौतिक स्पर्श, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो भौतिक स्पर्श का होना आवश्यक है। जैसा मैंने आपको पिछले उदाहरण में भी बताया था कि कई बार ऐसा आप ध्वनि के साथ कर सकते हैं, कई बार आप प्रकाश के साथ कर सकते हैं, कई बार आप ऊष्मा के साथ कर सकते हैं, कई बार आप किसी अन्य चीज के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ यह अप्रत्यक्ष है। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के शरीर को स्पर्श नहीं किया है, शारीरिक स्पर्श नहीं हुआ है, लेकिन जो ध्वनि है वह उसके शरीर को स्पर्श कर रही है, वह ध्वनि आपके शरीर से आ रही है। जो वाष्प है वह आपके शरीर के द्वारा फेंकी गई है, जो पानी है वह आपके शरीर के द्वारा फेंकी गई है, जो ऊष्मा है वह आपके शरीर के द्वारा दी गई है। तो इसमें माना जाएगा कि कई बार प्रत्यक्ष भी हो सकता है, कई बार अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन शारीरिक स्पर्श होना आवश्यक है, भौतिक स्पर्श होना आवश्यक है। इरादा के विषय में हम पहले ही देख चुके हैं कि इरादा होना आवश्यक है। शारीरिक संपर्क जो हो रहा है वह किसी कानूनी औचित्य के बिना हो रहा है। मीन्स आपके पास कोई ऐसा लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसा करने के लिए, तब हो रहा है। अन्यथा कई बार जब आपके पास लीगल जस्टिफिकेशन है, कोई कानूनी औचित्य है और आप किसी के शरीर को स्पर्श करते हैं, तो माना जाएगा कि आपने कोई अतिचार नहीं किया है। लेकिन जब अपकृत्य के रूप में इसको देखते हैं तो यह आवश्यक है कि यह बिना किसी कानूनी औचित्य के किया गया हो। फिर है कि इसमें बल का प्रयोग होना है, और बल के प्रयोग को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि जो बल का प्रयोग होगा, इसमें जो बल का क्वांटम होगा वह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने बल का प्रयोग किया, ज्यादा बल का प्रयोग किया या कम बल का प्रयोग किया। फिर है कि यह जो बैटरी है वह स्वेच्छा से कारित की गई है, इसमें आपकी इच्छा है और आपकी स्वेच्छा है जिसकी वजह से इसको कारित किया गया है। अब इस बैटरी को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या शारीरिक संपर्क आमतौर पर स्वीकृत आचरण के मानकों से परे परिस्थितियों में बना रहा। जो शारीरिक संपर्क है, जो टच है, वो कई बार होता है कि वह लंबे समय तक हो सकता है, कई बार अल्प समय तक हो सकता है। तो इसके लिए
क्या माना जाएगा, किस तरह से इसका हम परीक्षण करेंगे। तो यहाँ हम एक वाद का सहारा लेते हैं जिसमें इसको देखा गया था कि यहाँ बैटरी है या नहीं है। ये वाद था फगन बनाम मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर। 1969 में दिया गया यह निर्णय था। हालांकि इसमें एक आपराधिक मामला था। इसमें फगन को एक अधिकारी ने अपनी कार पार्क करने के लिए कहा। आपको पता है कई बार अधिकारी आते हैं, फिर उनकी जो कार होती है उनको कोई अटेंडेंट आता है, वह पार्क करता है। तो यहाँ फगन को कहा गया कि इस कार को पार्क करो। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कार पुलिस अधिकारी के पैर पर चढ़ गई थी। पार्क करने के क्रम में वहाँ डायरेक्शन दे रहे होंगे कि इसको इधर करो उधर करो, उस क्रम में उनके पैर पर वह कार चढ़ गई। इसको इस बात का एहसास नहीं था, फगन को इसका इल्म नहीं था। जिस समय उसे कार हटाने के लिए कहा गया था, उसने मौखिक दुर्व्यवहार के साथ जवाब दिया और अनुरोध का पालन करने से पहले इंजन बंद कर दिया। अगर कार को हटाने के लिए कहा गया उस समय, तो उसने मौखिक दुर्व्यवहार भी किया और जो भी अनुरोध किया गया था उसका पालन करने से मना किया और उसके पहले ही इंजन को बंद कर दिया। जब यह मामला अपीलीय अदालत में गया तो न्यायालय ने बहुमत से माना कि जब उसने कार को हटाया तब से लेकर जब उसने इंजन बंद किया तब से शुरू होकर एक सकारात्मक कार्य जारी था और इस तरह वहां एक बैटरी थी कि कार जब चढ़ गई, ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी कार चढ़ गई, वहां तक तो ठीक था कि आपका कृत्य दोषपूर्ण कृत्य नहीं है, यह लापरवाही की श्रेणी में आ सकता था। लेकिन जब आपको कहा गया कि कार पैर पर है, आप इस कार को हटाइए, तो आप उस आदेश का अनुपालन करने के पहले इंजन को ही बंद कर देते हैं। तो इंजन बंद करने का अर्थ यह हुआ कि कार वहीं खड़ी हो गई। तो जब आपने मना किया ऐसा करने से और इंजन बंद किया, उसके बाद से उस कार के हटने तक जो आपका कृत्य था वह निश्चित रूप से एक दोषपूर्ण कृत्य था और इसलिए यह बैटरी थी। जबकि इसी वाद में जो जस्टिस ब्रिज थे, उन्होंने अपनी असहमति जताई। तो इस असहमति को भी समझना आवश्यक है कि जस्टिस ब्रिज ने जब अपनी असहमति दी तो उसके क्या कारण थे, उन्होंने क्यों ऐसी असहमति दी। जस्टिस ब्रिज ने कहा कि यह एक चूक थी और जब गलती से पैदल पार्क कर दिया गया था, इस प्रकार उस स्तर पर कोई इरादा नहीं था, फिर बस कार को स्थानांतरित करना छोड़ दिया और इसलिए यह बैटरी नहीं मानी जाएगी। कि बस उसने कार को, जैसे इंजन बंद हुआ, कार वहीं स्थानांतरित नहीं हो पा रही है, उसने कार को बस स्थानांतरित करना छोड़ दिया, उसका इरादा आपके पैर को चोट पहुंचाना या आपके शरीर को चोट पहुंचाना नहीं था, ऐसा जस्टिस ब्रिज का मानना था, इसलिए यह बैटरी नहीं है। लेकिन बहुमत के जजों ने यह माना कि जब आपको ऐसा आदेश दिया गया, आप उस कार को स्थानांतरित करें, लेकिन आपने उसका अनुपालन नहीं किया और अनुपालन करने के पहले आपने इंजन भी बंद कर दिया, तो उस पूरी अवधि में जो आपका कृत्य था, जो आपका समव्यवहार था, वह माना जाएगा कि दोषपूर्ण था और इसलिए यह एक बैटरी थी, क्योंकि आपका कार्य एक सकारात्मक कार्य था। अब यहां आपका आशय दिख रहा है, आपका इरादा दिख रहा है कि आप वास्तव में करना क्या चाह रहे थे उस वक्त, तो यह बैटरी माना गया। आगे हम देखते हैं एक वाद में, जो इनेस बनाम वायली का वाद था। इस वाद में एक पुलिस कर्मचारी जिसने विधि विरुद्ध रीति से वादी को क्लब के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया, वादी को क्लब के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। तो यहां यह धारित किया गया कि यदि पुलिसकर्मी किसी दीवार की भांति वादी को कक्ष में प्रवेश करने से रोकने के लिए निष्क्रियता के साथ दृढ़ रहता है, तो उसे संप्रहार की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि कई बार अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी परिसर में जाना चाह रहा है और उसे रोका जाता है, और रोकने वाला जो अधिकारी है वह प्राधिकृत अधिकारी है, उसे कानून के तहत यह अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी
अनधिकृत व्यक्ति को यहाँ प्रवेश करने से रोक देंगे या आपको रोकना है, या उसका कार्य है, उसकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। तो कई बार होता है कि वह दीवार की तरह उसके सामने ऐसे भी कई बार खड़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे करके खड़े हो गए, आपको जाने नहीं देंगे, और सामने वाला व्यक्ति प्रवेश का प्रयास करता है। तो इस क्रम में शरीर के साथ स्पर्श होता है। तो जब यहाँ शरीर के साथ स्पर्श हो रहा है तो यहाँ वादी ने यह कहा कि यह एक संप्रहार था। जब आप दृढ़ता के साथ खड़े हैं और कोई जाना चाहता है तो कई बार इसमें चोट भी लगती है कि सामने वाला दृढ़ता के साथ खड़ा है और आप अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टकराहट में जो स्पर्श हो रहा है उससे आपको कोई चोटकारित हो। लेकिन जो व्यक्ति आपको रोक रहा है यहाँ, वह सिर्फ खड़ा है, उसका इरादा आपको चोटकारित करने का नहीं है। जब उसका इरादा आपको चोटकारित करने का नहीं है तो यह माना जाएगा कि यहाँ कोई अपकृत्य नहीं हुआ है। और इस वाद में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ माना गया कि वहाँ उसका जो इरादा था आपको रोकना था, कोई चोटकारित करना नहीं था, तो इसलिए यह एक अपकृत्य नहीं है, इसे संप्रहार की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। विल्सन बनाम प्रिंगल का एक मामला था जिसमें दावेदार और प्रतिवादी दोनों स्कूली लड़के थे। स्कूल के गलियारे में एक घटना होती है जिसमें दोनों शामिल थे, और उस घटना के परिणाम स्वरूप जो दावेदार है वह गिर गया और गिरने की वजह से घायल हो गया। प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि यहाँ कोई बैटरी नहीं हुई है क्योंकि शत्रुता के साथ जानबूझकर छूना शामिल होता है किसी बैटरी में, और यहाँ पर शत्रुता के साथ नहीं छुआ गया है। चोट पहुंचाने और घोड़े के खेल के इरादा, ऐसा इरादा शामिल नहीं था। यहाँ उनका इरादा बस खेलना था और इस खेल में शत्रुता के साथ जानबूझकर शामिल किया जाना, छूना शामिल नहीं था। दावेदार ने तर्क यह दिया कि यहाँ केवल जानबूझकर छूना था। अदालत ने माना कि बैटरी में शत्रुता के साथ जानबूझकर छूना शामिल था, लेकिन चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तो आपको यह भी समझना होगा कि जब आप किसी को स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श में किस तरह से आपने स्पर्श किया। तो शत्रुता के साथ स्पर्श करना यहाँ आपके आशय को दिखाता है। शत्रुता कहने का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि आप उसको चोट पहुंचाना चाहते हो, उस आशय के साथ आपने टच किया या स्पर्श किया। यहीं अगर हम एक दूसरे वाद में देखते हैं जहां प्रताप दाजी बीवीपी वर्सेस सीआई रेल, इसमें जो वादी था वह प्रतिवादी की रेलगाड़ी में प्रवेश किया, लेकिन गलती से अपनी यात्रा की टिकट खरीदने में असफल रहा। तो बिना यात्रा टिकट के वह यात्री की रेलगाड़ी में प्रवेश करता है। एक मध्यवर्ती स्टेशन पर उससे टिकट मांगा जाता है, लेकिन वह टिकट देने से इनकार कर देता है। तो जब भी ऐसे मामले होते हैं जहां पर टिकट देने से आप इनकार कर देते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप इस ट्रेन से, इस रेलगाड़ी से आप उतर जाइए, क्योंकि आप इसमें यात्रा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपके पास एक टिकट नहीं है। जब उससे निकलने के लिए कहा गया है तो वो निकलने से मना कर दिया, और उसके बाद उसमें कुछ बल का प्रयोग किया गया। उस बल के प्रयोग के साथ उसको उस ट्रेन से बाहर निकाला गया। तो उस बल प्रयोग के विरुद्ध इस व्यक्ति ने एक वाद दायर किया और कहा कि यह संप्रहार है, बल का प्रयोग हुआ, मेरे शरीर को स्पर्श किया गया और मैं प्रतिकर का हकदार हूं। लेकिन अगर आप इसके तथ्यों को देखेंगे तो आप यहां यह पाएंगे कि इस तरह के मामलों में जहां पर आपके पास टिकट नहीं है और आपको बल पूर्वक बाहर निकाला गया है, आपके शरीर को स्पर्श किया गया है, तो यह आशय आपके शरीर को चोट कारित करना नहीं है, यह कोई अपकृत्य नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से आप उस ट्रेन में यात्रा के हकदार नहीं थे, इस वजह से जो अधिकारी थे उनको आपको बाहर निकालना पड़ा। तो यहाँ जो बल प्रयोग था वह युक्त बल का प्रयोग था। तो युक्त बल का जो प्रयोग किया गया तो यह कहीं से भी दोषपूर्ण कार्य नहीं था, यह किसी अपकृत्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है, क्योंकि बिना टिकट आप स्वयं में अतिचारी थे, बिना टिकट आपने दोषपूर्ण कार्य किया है, और किसी अतिचारी को बाहर निकालने के लिए अगर बल का प्रयोग किया जाता है तो उसे संप्रहार नहीं माना जाना चाहिए। इसी वजह से इस वाद में जो प्रतिवादी थे वह उत्तरदायी नहीं थे। अब इसका जो दूसरा होता है वह है असॉल्ट, हमला। अब यहाँ आम बोलचाल की भाषा में जो हमला हम जिस अर्थ समझते हैं उससे यहाँ अलग है। यहाँ शरीर से स्पर्श नहीं होता है, यहाँ आप कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को ऐसा लगता है कि तुरंत
बैटरी कारित होने वाली है मेरे शरीर के साथ। दैट मीन्स मेरे शरीर के साथ कोई ऐसा बल स्पर्श होने वाला है जिससे मुझे चोट कारित हो सकती है। तो बैटरी की संभावना आपको यहाँ दिखती है और इस वजह से यह एक अपकृत्य माना गया है। तो किसी अन्य व्यक्ति को किसी कृत्य के माध्यम से उचित भय या तत्काल बैटरी की आशंका में जब आप डालते हैं तो इससे ऐसा करना और इस तरह से करने के प्रयास और जो आप कई बार धमकी भी देते हैं कार्रवाई योग्य होती है, क्योंकि यह एक दोषपूर्ण कार्य है। कई बार ऐसी धमकी भी आप देते हैं कि तात्कालिक उसको लगता है कि हाँ मुझे इस तरह का खतरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक रिवॉल्वर हो और मैं सामने किसी व्यक्ति को बोलता हूं कि मैं तुमको गोली मारने जा रहा हूं, तो इससे एक भय उत्पन्न होगा और उस भय उत्पन्न होने में उस व्यक्ति को यही लगेगा कि यह व्यक्ति मुझे गोली मारेगा तो गोली निकलेगी और मेरे शरीर को बेधते हुए मुझे हानि पहुंचाएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वह रिवॉल्वर खाली हो, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वह रिवॉल्वर खाली है, लेकिन आपने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें गोली मारने जा रहा हूं तो यहां माना जाएगा कि आपने एक दोषपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि आपको पता है कि उस रिवॉल्वर में गोली नहीं है, लेकिन मैं तो यही समझ रहा हूं कि उस रिवॉल्वर में गोली है और मुझे ऐसा यहां भय हो रहा है, ऐसी आशंका हो रही है कि मेरे शरीर के विरुद्ध बैटरी कारित होने जा रही है। जैसे ही मैं बैटरी शब्द का प्रयोग करूंगा तो आपको यह समझना होगा कि शारीरिक स्पर्श हो रहा है वहां बल का, तो उससे मुझे चोट या हानि हो सकती है मेरे शरीर को। तो जहां इसकी संभावना बनती है तब यह एक कार्रवाई योग्य मामला बनता है और इसे हम हमला या असॉल्ट के रूप में जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब अपमानजनक या धमकी देने वाला हिंसा करने का इरादा धमकी भरे कृत्यों में व्यक्त किया गया है तो माना जाएगा कि यह एक कार्रवाई योग्य मामला है। लेकिन सिर्फ ऐसे ही जब आप किसी भाषण में या कुछ वैसे आप बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ ऐसी धमकी दे देते हैं तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह एक कार्रवाई योग्य मामला है। आशंका वास्तविक होनी चाहिए, जहां पर आपको भी लग रहा है कि नहीं ऐसी कोई आशंका नहीं है, दूर दूर तक ऐसी कोई आशंका नहीं है। मान लीजिए कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति है और भारत के नंबर से एक फोन आ रहा है और वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं स्वयं तुम्हें अभी 2 मिनट के अंदर गोली मार दूंगा। तो आप यह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, जो व्यक्ति यह बात कह रहा है उसने यह स्पष्ट रूप से कहा कि स्वयं, किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं। तो भारत से अमेरिका 2 मिनट में तो पहुंचा नहीं जा सकता है, तो इसकी आशंका जो है वास्तविक नहीं दिख रही है। तो जब इसकी आशंका वास्तविक नहीं दिख रही है तो यह कार्रवाई योग्य मामला नहीं होगा। यदि कोई उचित भय नहीं है तो भी यह माना जाएगा कि हमला नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब किसी व्यक्ति के पीठ के पीछे बंदूक तानी जाती है तो इस मामले में कोई आशंका नहीं होती है। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे, बस पीछे से किसी को बंदूक ऐसे दिखा रहे हैं, उसने देखा ही नहीं, कोई ऐसी आशंका नहीं हुई, कोई भय नहीं हुआ, तो यह हमला नहीं माना जाएगा। अगर सामने से आप कर रहे हैं, भले ही उसके अंदर गोली नहीं है, तो मुझे तो यही लगेगा उसके अंदर गोली है, तो मैं यह समझ सकता हूं कि हो सकता है मुझे गोली मार दी जाएगी, तो एक आशंका, एक भय उत्पन्न होगा। जब यह भय या आशंका उत्पन्न होगी तो माना जाएगा कि यह एक असॉल्ट है, हमला है। वादी के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि प्रतिवादी के पास निकट भविष्य में खतरा को अंजाम देने की क्षमता है, जैसा मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था। ऐसा वादी को विश्वास होना चाहिए कि जो प्रतिवादी है वह इस कार्य को अंजाम दे सकता है, उसकी क्षमता है कि वह दे सकता है। मान लीजिए मुझे पता है, समझ है, विश्वास भी है कि इस व्यक्ति के हाथ में किसी तरह का कोई गन नहीं है, उसके बावजूद जब वह कहता है कि मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा, तो इस बात को समझना चाहिए कि उसके पास गन नहीं है तो गोली कैसे मारेगा। तो वास्तविक जो आशंका है, जो वास्तविक भय है, यह होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रतिवादी की वह क्षमता, उसको आपको विश्वास होना चाहिए कि वह ऐसा करने में सक्षम है, कर सकता है, तब माना जाएगा कि यह एक कार्रवाई योग्य मामला है। किसी व्यक्ति की ओर से भरी हुई पिस्तौल का निशाना लगाना हमला है। यदि पिस्तौल भरी हुई नहीं है परंतु उससे इस प्रकार का निशाना लिया गया है कि पिस्तौल भरी हुई होती तो वह क्षति कारित कर सकती थी, तब भी इसे हमला माना जाएगा। हमले की जो अनिवार्यताएं होती हैं वह क्या होती हैं? इरादा,
यहाँ इरादा का होना आवश्यक है, जो हम आशय बोलते हैं, किस आशय के साथ यह किया गया है। इसे हमारे पास ले जाने की स्पष्ट क्षमता कि यह इस इरादे के साथ हमारे शरीर तक ले जा सकता है, और इसकी क्षमता है, प्रतिवादी की क्षमता है कि ऐसा वो कर सकता है। ऐसी आशंका जिससे आपको लगे कि बैटरी कारित की जा सकती है मेरे विरुद्ध। खतरे का ज्ञान भी होना आवश्यक है कि जो खतरा आपको दिख रहा है अपने शरीर के विरुद्ध, उसका आपको ज्ञान है कि मुझे ऐसा खतरा हो सकता है, मेरे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। अब हम इसमें एक वाद के सहारे समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो असॉल्ट होता है, जो हमला होता है, वह कब पूरा होता है और कब इसे माना जाएगा कि यह एक कार्रवाई योग्य अपकृत्य है। इसके लिए स्टीफन बनाम मायर्स का एक केस था, बहुत पहले, यह 1830 में निर्णित वाद है। इसमें जो वादी हैं, एक बैठक में अध्यक्ष हैं, एक बैठक हो रही है जिसमें वह अध्यक्ष हैं और उसी मेज पर बैठे हैं जहां प्रतिवादी बैठा हुआ है। प्रतिवादी और वादी के साथ साथ 6-7 लोग और हैं वहां पर। प्रतिवादी जो है वह एक विघटनकारी है और वह एक प्रस्ताव पारित कराया गया। जब वहां कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है, जब कोई मीटिंग चल रही है कि आप न्यूसेंस कर रहे हैं, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह का प्रस्ताव पारित किया जाता है कई तरह की बैठकों में। इस बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा गया कि आप इस कमरे को छोड़ दीजिए। जब प्रतिवादी को ऐसा कहा गया है कि आपको यह कमरा छोड़ देना चाहिए, तब प्रतिवादी ने कहा कि वह अध्यक्ष को उसकी कुर्सी से खींच लेगा और तुरंत अपनी मुट्ठी बंद करके दावेदार की ओर बढ़ा, जो वादी थे उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन अध्यक्ष के बगल में बैठे व्यक्ति ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका इरादा दावेदार को मारना था। अब जब यहां वाद दायर किया गया, तब प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि यहां कोई असॉल्ट नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अपनी धमकी को अंजाम देने की शक्ति नहीं थी। वह अकेला था और वहां बीच में कई लोग थे जो उस वादी को बचा सकते थे। तो मेरी कोई ऐसी क्षमता नहीं थी कि मैं उस वादी को कोई चोट कारित कर पाता। कोर्ट ने कहा कि हर धमकी हमला नहीं होती है, उस खतरे को प्रभावी ढंग से लागू करने का एक साधन होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत हिंसा का यथार्थवादी खतरा होना आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए। न्यायाधीश ने जूरी को भी आदेश दिया कि आप इसको देखिए। यदि प्रतिवादी अध्यक्ष तक पहुंच सकता था और उसे मार सकता था, तब तो माना जाएगा कि यह हमला था, हमला हो सकता था। लेकिन यदि प्रतिवादी का इरादा दावेदार को मारने का नहीं था, या यह यथार्थवादी नहीं था कि वह दावेदार तक पहुंच सके, तो कोई हमला नहीं है। अब जब इसको देखा गया, इसके तथ्यों को देखा गया, तो जो प्रतिवादी था उसका जो इरादा था, उसने जो मुट्ठी बांध करके जैसे वो आगे बढ़ा था, तो निश्चित रूप से उसका इरादा वादी को मारने का था। हाँ, ये अलग बात है कि वहां अन्य लोग थे, लेकिन अन्य लोग कितना बचाव करते, वास्तव में बचाव करते भी या नहीं करते, वह वादी और प्रतिवादी के बीच में आते या नहीं आते, यह तो बाद का विषय था। अगर उनके आने के पहले यह आगे बढ़ा, उनको मारना चाहता था, तो वास्तव से जो वादी थे उनके सामने यह एक खतरा था कि उनके विरुद्ध एक बैटरी, एक संप्रहार कारित की जा सकती है। जब उनको ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध एक संप्रहार कारित की जा सकती है, तो निश्चित रूप से जो हमले की परिभाषा हमने देखी, जो उसकी अनिवार्यताएं हमने देखी, उसके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हाँ, इसे हमला माना जाना चाहिए। और इस वाद में भी जो प्रतिवादी थे उनको हमला के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। अब हम आगे एक और वाद को देखते हैं जो भारत में निर्णित किया गया। इसमें था ये बॉबी शेट्टी वेंकट सूर्या राव बनाम नंदपति मुथैया। इस वाद में ये हुआ था कि एक संपन्न कृषक थे और उन पर कुछ भू राजस्व का बकाया था। तो आपको पता है कि जब भी कोई किसानी करता है, खेती करता है, तो उसमें उनको कुछ राजस्व भी देना होता है सरकार को, जिसे हम भू राजस्व कहते हैं। भू राजस्व का बकाया था। उसी ग्राम में एक मुंसिफ था और उस मुंसिफ का कार्य यह था कि जो भी राशि बकाया होगी उसको एकत्रित करना, लोगों से बताना कि आपके ऊपर यह राशि बकाया है और आपसे
यह मुझे एकत्रित करना है। जब उस मुंसिफ ने वादी से उस रकम की मांग की तो वादी ने रकम देने में असमर्थता जाहिर की कि मैं इसको देने में असमर्थ हूं। असमर्थता का कारण यह दिया कि पत्नी घर में ताला लगाकर कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। प्रतिवादी ने उसी दिन भुगतान करने पर जोर दिया। मुंसिफ ने कहा कि नहीं भाई, आपको भुगतान करना होगा, यह बकाया है, यह सरकारी धन है, आपको देना है, क्योंकि राजस्व संग्रह के लिए वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण आपको यह आज ही देना होगा, अन्यथा आपकी जो भी चल संपत्ति होगी वह जब्त कर ली जाएगी। चूंकि वादी का घर बंद था और कोई अन्य चल वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं थे, तो प्रतिवादी ने उससे कहा कि वादी जो कमाई कर रहा है वह खत्म हो जाएगी। तो गांव के स्वर्णकार को बुलाया गया कि स्वर्णकार आए, क्योंकि बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन नहीं है तो आपके पास अगर कोई जेवर है तो उसका मूल्य देखकर और उससे भी इसकी भरपाई कराई जाती है। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि गांव के स्वर्णकार को बुला लिया गया था। स्वर्णकार जब आया तो वहां मौजूद व्यक्तियों में से एक ने दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर वादी से देय राशि का भुगतान किया। किसी अन्य व्यक्ति ने वह राशि दे दी, कहा कि इसका भुगतान कर लो। इसके बाद प्रतिवादी चुपचाप चले गए। वादी ने यह कहते हुए गांव के जो मुंसिफ थे उन पर मुकदमा दायर किया कि अन्य गलतियों के अलावा प्रतिवादी ने हमला भी किया। जब प्रतिवादी ने जोर देकर कहा था कि आपको यह जमा ही करना है, आज ही करना है, क्योंकि यह लास्ट डेट है, इसके बाद से आपकी जो भी अचल संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाएगा, तो यहाँ कहा गया कि उसने हमला भी किया। यहाँ कोर्ट ने जब तथ्यों को परखा और यह देखा कि जब प्रतिवादी ने स्वर्णकार के आने के बाद कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, और स्वर्णकार द्वारा भी जब वादी को कोई बल प्रयोग की धमकी अगर दी भी गई होगी तो इतनी कम थी कि वादी को तत्काल भय में डाल सकती हो और या तत्काल हिंसा या कोई तत्काल मारपीट हुई हो। तो जब कोर्ट को ऐसा लगा कि ऐसी कोई संभावना थी ही नहीं, ऐसी कोई आशंका यहाँ बन ही नहीं रही है, तो ऐसे में किसी भी तरह से प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। जब भी हम इस तरह के अत्याचार जो व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध किए जाते हैं की बात करते हैं, तो इसके लिए कई सारे बचाव भी जो प्रतिवादी होते हैं उनको उपलब्ध होते हैं, क्योंकि जो यह स्पर्श होना या जो धमकी देना किसी बैटरी को कारित करने का या किसी तरह की घटना को अंजाम देने का जिससे आपके शरीर को कोई क्षति हो, तो उसमें आपके पास कई बार बचाव के भी कुछ रास्ते होते हैं जो विधिक मान्यता के साथ होते हैं। तो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से बचाव के रास्ते हैं जो प्रतिवादियों को उपलब्ध होते हैं। तो व्यक्ति के विरुद्ध जो अतिक्रमण होता है, अत्याचार होता है, उसमें जो पहला बचाव होता है वह होता है वादी की सहमति। कई बार आप उसके शरीर को स्पर्श करते हैं लेकिन उसकी सहमति के साथ स्पर्श करते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें, दंड संहिता में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण के स्वरूप जो एक्सेप्शंस है, जनरल एक्सेप्शंस, उसमें भी दिया गया है। कई बार आप डॉक्टर को सहमति देते हैं सर्जरी करने के लिए, तो आपके शरीर के साथ स्पर्श हो रहा है, आपके शरीर के किसी अंग को काटा भी जाता है, उसके साथ हस्तक्षेप किया जाता है, लेकिन चूंकि वहां आपकी सहमति होती है, तो जब आपकी सहमति होती है तो आप यहाँ यह नहीं कर सकते हैं कि मेरे शरीर के साथ हस्तक्षेप हुआ और यह एक हमला है। कई बार आप अपनी सहमति के साथ खेल में जब भाग लेते हैं तो वहां जैसे आप कुश्ती में गए तो आपके शरीर के साथ वहां हस्तक्षेप होगा। आप मुक्केबाजी में गए हैं, आपके शरीर के साथ हस्तक्षेप होगा। यहाँ आपने अपनी सहमति दी हुई है कि मेरे शरीर के साथ हस्तक्षेप हो। वहां बॉक्सर आपको पंच मारता है और उससे आपको चोट भी लगती है। WWF में आप देखते होंगे कि आपको चोट भी लग रही है, फिर भी यह कोई अपकृत्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने सहमति दी हुई है। तो वादी की सहमति एक अच्छा बचाव होता है इस तरह के मामलों में। कई बार जो अंशदायी लापरवाही होती है, जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कुछ हमारी तरफ से हुआ लेकिन यह आपकी लापरवाही की वजह से हुआ। जो भी चोट आपको कारित हुई उसमें आपका भी अंश है, आपकी लापरवाही का भी अंश है, जिस वजह से यह चोट कारित हुई है। अन्यथा यह चोट नहीं कारित होती और इस तरह का अत्याचार नहीं होता। तो इसके लिए प्रतिवादियों का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। तीसरी, आत्मरक्षा, जो सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। तो जब भी हम सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो यहाँ भी हम बल का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी हम दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हैं।
उस पर बल का प्रयोग करके हस्तक्षेप करते हैं, उसे चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ यह माना जाता है कि यहाँ जो बल का प्रयोग हुआ है वह जस्टिफाइड है और यहाँ न्याय संगत है, क्योंकि आपने अपने शरीर के बचाव के लिए आपने ऐसा किया। आपके विरुद्ध कोई विधिपूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा था, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, तो आपको यह अधिकार है कि आप अपना बचाव कर सकें। दंड विधान में भी इस तरह के कई प्रावधान हैं जहां पर उसको अपराधी नहीं माना जाता है, उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, और यह एक बचाव होता है सेल्फ डिफेंस का, जिसमें आप सामने वाले के विरुद्ध बल का प्रयोग करते हैं। हाँ, यहाँ यह बात समझना आवश्यक है कि जो बल का प्रयोग आप करेंगे वह आपके विरुद्ध होने वाले खतरे के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके विरुद्ध अगर छोटा सा कोई कार्य कारित करने जा रहा है और आप वहां उसके विरुद्ध ऐसे बल का प्रयोग कर दें कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो इससे भी माना जाता है कि यह एक अच्छी बात नहीं होती है, यह ठीक नहीं है। तो आत्मरक्षा का जो बचाव होता है वह बहुत सारे मामलों में जो असॉल्ट या बैटरी के होते हैं वहां पर प्रतिवादी को उत्तरदायित्व से बचाता है। चौथा होता है अतिचार की रोकथाम। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके विरुद्ध ही कोई अतिचार कर रहा है, कोई अतिचारी है, आपके भूमि में प्रवेश कर रहा है, आपके भूमि में प्रवेश अनधिकृत रूप से कर रहा है, यह एक अतिचार है, और इस अतिचार को रोकने के लिए आपने किसी बल का प्रयोग किया। तो कई बार आपने सुना होगा कि कई बार लोग अपने दीवालों के बाहर करंट लगा देते हैं, या कई बार वो तारों की बेड़ियां लगा देते हैं जिसमें नुकीले छड़ें लगी होती हैं। कई बार लोग अपने दीवार पे शीशा लगा देते हैं। वह इस उद्देश्य के साथ लगाया जाता है कि कोई अतिचारी प्रवेश न कर पाए। यदि उसकी वजह से अगर किसी अतिचारी को चोट लगती है और वह कहता है कि मेरे विरुद्ध कोई हमला हुआ है, कोई अपकृत्य कारित किया गया है, तो इसे मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आप यहाँ स्वयं में अतिचारी हैं। जब यहाँ आप स्वयं में अतिचारी हैं तो आप निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो कृत्य किया गया है किसी वादी के द्वारा तो वह ऐसे किया गया है। लेकिन जब आप प्रतिवादी हैं और आपको लगता है कि यह आपका आशय नहीं था उसको चोट पहुंचाना, आपने सिर्फ अतिचार रोकने के लिए ऐसा किया था, तो जैसे ही आप यह न्यायालय के सामने सिद्ध करेंगे तो न्यायालय यह मानेगी कि जो वादी ने वाद दायर किया है वह किसी कार्रवाई के योग्य नहीं है और आपको किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अगला इसमें बचाव होता है जो माता पिता का अधिकार होता है। कई बार माता पिता भी अपने बच्चों के साथ उनके शरीर को स्पर्श करते हैं, लेकिन वहां उनका इरादा आशय उनको चोट कारित करना नहीं होता है, तो यह भी एक अच्छा बचाव होता है। कई बार वैधानिक प्राधिकरण होते हैं, वह भी एक बचाव है। आवश्यकता होती है, वह भी एक बचाव है। कोई ऐसा इनएविटेबल एक्सीडेंट, अपरिहार्य दुर्घटना होती है, वह भी एक बचाव है। और कई बार सार्वजनिक शांति का संरक्षण करने के लिए भी आप किसी बल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में हम पाते हैं कि प्रतिवादियों के पास भी कई ऐसे बचाव उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से वह अपने आप को यह सिद्ध कर सकते हैं कि मैंने कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं किया है और मैं किसी भी प्रतिकर के लिए बाध्यकारी नहीं हूं। तो इस तरह हमने इस व्यक्ति के विरुद्ध अतिचार विषय पर आज चर्चा की। आप सभी का बहुत धन्यवाद।